हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। चलिए, तो आज का देखिए हमारा टॉपिक है डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी। सो द कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यूस एंड दिस इज आर यूनिट नंबर बेसिकली 7, लेकिन यहाँ पर यूनिट 1 हो गया क्योंकि 6 यूनिट्स हमने फाउंडेशन में किए। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी। तो इंडेमनिटी तो बच्चों बहुत जल्दी हो गया था, बट गारंटी इज टेकिंग सम टाइम। एनीवे, टुडे वी आर डिस्कसिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड दैट इज डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी। सो डिस्चार्ज मीन्स दैट लायबिलिटी ऑफ श्योरिटी विल कम टू एंड। डिस्चार्ज का मतलब है व्हेन liability comes to an end, मतलब जो उसकी लाइबिलिटी है वो समाप्त हो गई। जो श्योरिटी की लाइबिलिटी है वो दैट कम्स टू एंड, ही इज नॉट लाइबल, ही इज नो मोर लाइबल ऑन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। तो ऐसा कैसे होगा? तो ऐसा तब होगा बच्चों जब सर्टेन सिचुएशंस हैं और कुछ और चीजें हो सकती हैं। तो पहला है रिवोकेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। सर, इसमें रिवोकेशन हो सकता है, रिवोकेशन ऑफ गारंटी। तो कौन रिवोक करेगा, कैसे रिवोक होगा, इसके ऊपर हम लोग अभी बात करेंगे। दूसरा है कि बाय द कंडक्ट ऑफ क्रेडिटर, क्रेडिटर के कंडक्ट से हो सकता है, बाय कंडक्ट ऑफ क्रेडिटर। और तीसरी सिचुएशन है बाय इनवैलिडेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड हो गया। तो आइए एक एक करके चलेंगे। अब जो डायग्राम में दिया है बच्चों, उसमें पहले डिस्चार्ज उन्होंने हेडिंग लिखा, फिर रिवोकेशन, कंडक्ट ऑफ क्रेडिटर और बाय वैलिडेशन लिख दिया है। तो प्लीज उसको इनवैलिडेशन कर लीजिए। नाउ रिवोकेशन। तो देखिए जो रिवोकेशन है उसमें ये समझ लीजिए कि इन केस ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी, ठीक है, गारंटी कैन बी रिवोक्ड। सर, गारंटी कैन बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बाय गिविंग ए नोटिस टू क्रेडिटर। तो in case of continuing guarantee, that guarantee can be revoked, कभी भी कर सकता है by giving a notice to creditor so as to absolve surety, absolve मतलब not liable from future liability। सर, जो गारंटी आप रिवोक करोगे वो फ्यूचर के लिए हो। यू कैन नॉट रिवोक ए थिंग विच हैज ऑलरेडी टेकन प्लेस। तो अगर आज मैं अपनी गारंटी रिवोक करता हूँ बिकॉज इट इज ए कंटिन्यूइंग गारंटी, तो कंटिन्यूइंग गारंटी के केस में रिवोकेशन इज पॉसिबल। लेकिन बेटा रिवोकेशन हमेशा फ्यूचर के लिए होगा। जो ट्रांजेक्शन्स ऑलरेडी हो चुके हैं उसको हम रिवोक नहीं कर सकते। तो लिखा है देखिए कि कंटिन्यूइंग गारंटी में एट एनी टाइम बी रिवोक्ड, एनी टाइम बी रिवोक्ड बाय श्योरिटी एज टू फ्यूचर ट्रांजेक्शंस बाय नोटिस टू क्रेडिटर। ठीक, स्पेसिफिक गारंटी भी रिवोक हो सकती है। स्पेसिफिक गारंटी कैन बी रिवोक्ड only if, sir,
liability has not accrued, मतलब लोन के लिए गारंटी हुई और लोन दे दिया गया तो रिवोक नहीं हो सकता। लोन के लिए गारंटी हुई लेकिन क्रेडिटर ने अभी लोन डिस्पर्स नहीं करा है, दिया नहीं, पैसा हैंडओवर नहीं किया है बेटा, तो हम उस चीज को कर सकते हैं और उसको रिवोक किया जा सकता है बिफोर प्रिंसिपल डेटर हैज बिकम लायबल। ठीक है, तो गारंटी कैन बी रिवोक्ड, गारंटी रिवोक हो सकती है। कंटिन्यूइंग गारंटी एज टू फ्यूचर ट्रांजेक्शंस और स्पेसिफिक गारंटी कैन बी रिवोक्ड बिफोर प्रिंसिपल डेटर्स लायबिलिटी हैज एक्रूड। अब देखिए कुछ एग्जांपल्स दिए और एग्जांपल्स दे रखे हैं, देखिए A in consideration of B's discounting at A's request, C guarantee to B। मैं A B C पे बहुत ध्यान नहीं दे रहा हूं किन्ने क्या करा है, गारंटी है। The due payment of all such bill to the extent of 50,000 rupees। देखिए A B C पे आप भी ध्यान मत दीजिए, वो तो समझ में आ ही जाता है ना, कभी कभी ये गलत भी लिख देते हैं। तो गारंटी है फॉर पेमेंट ऑफ ऑल सच बिल्स, यानी कंटिन्यूइंग गारंटी हो गई। ऑल सच बिल्स, जितने भी बिल होंगे सबकी गारंटी है। हाँ, 50,000 की लिमिट है, तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी। बी ने 20,000 के बिल अभी डिस्काउंट कराए हैं, तो ये कार्य तो हो चुका, तो 20,000 का गारंटी रिवोक नहीं होगा। ए रिवोक्स दी गारंटी, तो सब्सिक्वेंट डिस्काउंट के लिए लायबिलिटी नहीं होगी बच्चों। लेकिन बेटा जिस दिन गारंटी रिवोक करी है उस दिन जो लायबिलिटी ऑलरेडी स्टैंड कर रही है दैट इज 20,000 रुपीज, तो वो 20,000 रुपए की गारंटी विल कंटिन्यू, वो रिवोक नहीं हो सकती। ही कैन रिवोक द गारंटी फॉर फ्यूचर ट्रांजेक्शंस, तो उसमें 50,000 की गारंटी। देखो ABC में आप उलझना चाहो उलझो, मैं तो नहीं उलझता। 50,000 रुपए तक की गारंटी दी फॉर ऑल बिल्स। नाउ जो पार्टी थी उसने 20,000 के बिल डिस्काउंट करा लिए, तो ये लायबिलिटी तो देखो फिक्स हो गई, ये लायबिलिटी तो कॉन्क्रीट हो गई। इस लायबिलिटी को हम रिमूव नहीं कर सकते, क्लोज नहीं कर सकते, लेकिन हाँ रिमेनिंग के लिए वो अपनी लायबिलिटी वापस ले सकता है, गारंटी वापस ले सकता है। ठीक है, तो इसी का एग्जांपल था। दूसरा, ए गारंटीज बी फॉर 1 लाख रुपीज कि सी शैल पे ऑल द बिल्स, ये भी कंटिन्यूइंग है, जो भी बिल बनाओगे सबका पेमेंट करेगा, सो दिस इज कंटिन्यूइंग। बी ड्रॉज अपॉन सी एक्सेप्ट द बिल। उसके बाद देखिए ए गिव्स नोटिस ऑफ रिवोकेशन, तो पहले देखिए बिल बनाया गया, एक्सेप्टेंस हुई या पहले रिवोकेशन हुआ, तो आंसर है कि अरे सर पहले तो एक्सेप्टेंस हुई। सी एक्सेप्ट्स द बिल, ए गिव्स नोटिस, उसके बाद रिवोकेशन हुआ, अब डिसऑनर लायबिलिटी होगी नहीं होगी, तो आंसर है होगी, क्योंकि रिवोकेशन से पहले की लायबिलिटी रहेगी। You can revoke your guarantee as to future transactions, future liabilities. Example 3. X ने 50,000 की गारंटी दी फॉर लोन्स फ्रॉम टाइम टू टाइम, कंटिन्यूइंग हो गई। ए ने 10,000 का लोन दे दिया, ये तो लायबिलिटी हो गई फिक्स। अब उसने रिवोक करी, तो इसके बाद में अगर लोन देगा रिवोकेशन के, तो उसके लिए लायबल नहीं होगा, लेकिन बेटा जो उससे पहले 10,000 का लोन दे चुका है उसकी लायबिलिटी कंटिन्यू करेगी। ठीक, तो ये पॉइंट क्लियर हो गया कि जो कंटिन्यूइंग गारंटी है वो हम रिवोक कर सकते हैं एट एनी टाइम। कंटिन्यूइंग गारंटी, तो दैट कैन बी रिवोक्ड एनी टाइम बाय नोटिस फॉर फ्यूचर ट्रांजेक्शंस। स्पेसिफिक गारंटी में हमने क्या पढ़ा बच्चों?
specific guarantee can be revoked if liability has not accrued या arise. Now, अगर कंटिन्यूइंग गारंटी में फिर से बात करूं और कंटिन्यूइंग गारंटी ठीक है, और डेथ ऑफ श्योरिटी, तो दिस इज ऑटोमेटिक रिवोकेशन फॉर फ्यूचर ट्रांजेक्शंस. ठीक है, तो सर लाइबिलिटी एज ऑन डेट ऑफ डेथ इज या शैल बी पेड आउट ऑफ एस्टेट. अगर डिफॉल्ट होगा ऑब्वियसली तभी. तो सिर्फ इतनी सी बात है बच्चों कि अगर श्योरिटी की डेथ हो जाती है, इन केस ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी, गारंटर की डेथ हो गई, तो डेथ इज ट्रीटेड एज ऑटोमेटिक रिवोकेशन. और जो डेथ है वो बेटा ऑटोमेटिक रिवोकेशन है, उसको ऑटोमेटिकली रिवोक हो जाएगा. सर जी ये था 130, ये 131, ऑटोमेटिक रिवोकेशन हो जाएगा डेथ के केस में. बट एज टू फ्यूचर ट्रांजेक्शंस, तो जिस समय डेथ हुई उस समय तक जो लाइबिलिटी ऑलरेडी हो चुकी होगी उसके लिए श्योरिटी की एस्टेट लाइबिल होगी. यहां लैंग्वेज थोड़ी गड़बड़ हो गई है. मैंने लिखा है लाइबिलिटी शैल बी पेड आउट ऑफ, तो पेड तभी होगा जब डिफॉल्ट होगा. मैं कहना ये चाह रहा हूं कि डेथ के पहले की जो लाइबिलिटी है उसके लिए श्योरिटी की एस्टेट लाइबिल होगी. राइट, सो दिस इज 131. आप रीड करके देखिए. In the absence of contract to contrary, death operates as revocation of continuing guarantee as to future transactions taking place after the death. However, surety's estate will be liable for past transaction which have already taken place. और वो रहेगा बच्चों. ठीक है, इसके अलावा देखिए नोवेशन. नोवेशन का सेक्शन पुराना वाला है 62. नोवेशन, sir, in case new contract takes place as a consideration for the old one, तो पुराना डिस्चार्ज हो जाता है, तो ये भी रिवोकेशन है. और म्यूचुअल कंसेंट से है, तो श्योरिटी अंडर ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज्ड इफ फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट इज एंटर्ड. न्यू पार्टीज हैं, वही पार्टीज हैं, और ये नोवेशन कहलाता है बच्चों. नोवेशन आपको याद होगा, इट इज अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट इन प्लेस ऑफ ओल्ड वन. तो ये 3 पॉइंट्स हैं रिवोकेशन के अंदर. कंटिन्यूइंग गारंटी कभी भी रिवोक हो सकती है. स्पेसिफिक गारंटी अगर लाइबिलिटी अराइज नहीं हुई है तो रिवोक हो सकती है. सर जी डेथ के केस में कंटिन्यूइंग गारंटी ऑटोमेटिक रिवोक हो जाएगी, और नोवेशन के केस में भी पुराना कॉन्ट्रैक्ट क्योंकि डिस्चार्ज हो जाता है तो वो रिवोकेशन ही हो गया एक प्रकार से. चलिए, नाउ द नेक्स्ट इज कंडक्ट ऑफ क्रेडिटर. इसमें है सर सेक्शन 133, बड़ा इंपॉर्टेंट है. इफ टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट are varied by creditor and debtor without consent of surety. ठीक है, तो बच्चों surety will be discharged for future transactions. तो this is actually discharge by variation. बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है एज आई टोल्ड यू. और डिस्चार्ज बाय वेरिएशन है. सर मैंने लोन लिया, ठीक है, और प्रिंसिपल डेटर ने मेरे को लोन दिया, क्रेडिटर ने मेरे को लोन दिया, मैं प्रिंसिपल डेटर हूं.
आपने गारंटी ली। अब अगर आपकी सहमति के बिना मैं और क्रेडिटर मिलकर के कॉन्ट्रैक्ट में कोई चेंज कर लें तो यकीन मानिए कि आप डिस्चार्ज हो जाएंगे, आपकी लायबिलिटी खत्म हो जाएगी। लेकिन चेंज से पहले जो लायबिलिटी हो चुकी है वो रहेगी, फ्यूचर के लिए ही सर डिस्चार्ज होगा। और उसके बाद में जो हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है मैंने, फॉर फ्यूचर ट्रांजेक्शंस, मतलब जो चेंज के बाद में ट्रांजेक्शन होगा उसके लिए नहीं होगा। सर बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखा है वेयर देयर इज एनी वेरिएंस इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन डेटर एंड क्रेडिटर without surety's consent, it would discharge surety in respect of all transactions taking place subsequent to variation. तो वेरिएशन के सब्सिक्वेंट जो ट्रांजेक्शन्स होंगे उसके लिए वो डिस्चार्ज होगा, पुराने वाले के लिए दे विल रिमेन लाइव। ठीक, अब देखिए इस पे 5 एग्जांपल्स दिए हैं। पहला, सर ABC नाम लिखे, मैं उसमें पढ़ूंगा ही नहीं, ए ने क्या करा, बी ने क्या, अरे सर उससे कंफ्यूजन होती है और कभी कभी ये गलत भी लिख जाते हैं और ज्यादा होती है। अब उसकी सारांश को देखिए कि स्टोरी क्या है, हुआ क्या, नाम में क्या रखा है। ठीक है, आपका मन हो आप नाम में पढ़ो, मैं तो नहीं पढ़ रहा, आधा टाइम तो यही समझने में निकल जाता है, बाकी स्टोरी समझने पे ध्यान दो। तो A बिकम श्योरिटी टू C फॉर B's कंडक्ट एज मैनेजर इन बैंक। सीधी बात है, बैंक ने एक व्यक्ति को मैनेजर रखा हुआ है, उसकी किसी ने गारंटी ले रखी है। सपोज आप हो, आपको मैनेजर बनाया गया और मैंने गारंटी ली हुई है कि ये आदमी बेईमानी नहीं करेगा। आफ्टरवर्ड्स B एंड C विदाउट A's कंसेंट, इसका मतलब A श्योरिटी है कि B की सैलरी बढ़ा देंगे और he will be liable for 1/4 of the loss on OD। और तो पार्टनरशिप जैसा कर लिया उससे। सर मैंने तो आपको जॉब पे रखवाया था, एम्प्लॉयर ने आपकी सैलरी बढ़ा दी और लॉस के लिए आपको लायबल बना दिया। तो यार ये तो कॉन्ट्रैक्ट चेंज हो गया ना। अब बी ने कस्टमर को ओडी कर दिया, बैंक को पैसा मर गया बैंक का, तो ए इज डिस्चार्ज्ड। वेरिएशन क्यों करा? सर कहीं लिखा है कि वेरिएशन किस प्रकार का? नहीं ना, एनी काइंड ऑफ वेरिएशन विल डिस्चार्ज द श्योरिटी। हालांकि आगे केस आएगा जिसमें कोर्ट ने कहा है कि अगर वेरिएशन फेवरेबल टू श्योरिटी है तो वो डिस्चार्ज नहीं होगा, तो वो एक एक्सेप्शन जरूर हो गया। अदरवाइज एनी काइंड ऑफ वेरिएशन विल डिस्चार्ज द श्योरिटी। श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा, तुमने कॉन्ट्रैक्ट बदला कैसे। एग्जाम्पल 2, इसमें भी देखो अपॉइंटमेंट हुआ है और बी का अपॉइंटमेंट हुआ है किसी ऑफिस में, ड्यूटीज आर डिफाइंड बाय लॉ। अब लॉ चेंज हो गई बाय ए सब्सिक्वेंट एक्ट और उसका लॉ के बाद नेचर बदल गया सर्विस का, तो ये भी वेरिएशन है। सर कोई वेरिएशन एग्जम्प्टेड नहीं है, तो वेरिएशन एग्जाम्पल 2 में जो हुआ है वो ड्यू टू चेंज इन लॉ हुआ है, मतलब बहुत जस्टिफाइड है, स्टिल श्योरिटी विल बी डिस्चार्ज्ड। सर क्योंकि यहां पे उसका नेचर चेंज हो गया जॉब का, तो उसकी लायबिलिटी बदल गई। तीसरा, सी एग्रीज टू अपॉइंट बी एज हिज क्लर्क, ये भी अपॉइंटमेंट हुआ और वो श्योरिटी बना और ड्यूली अकाउंटिंग करेगा, मतलब बेईमानी नहीं करेगा। आफ्टर दैट कंसेंट नहीं हुआ और दे एग्री कि उसे कमीशन देंगे, सैलरी नहीं देंगे। हमने तो जॉब पे रखवाया सैलरी पे और एम्प्लॉयर ने वो सैलरी खत्म करके कमीशन कर लिया, दोनों तय कर लिए, हमसे पूछा ही नहीं, तो हमारी लायबिलिटी खत्म हो गई, डिस्चार्ज हो गई। श्योरिटी इज डिस्चार्ज्ड, श्योरिटी इज डिस्चार्ज्ड। सर ए गिव्स टू सी अ कंटिन्यूइंग गारंटी। चौथा एग्जांपल है 3 लाख रुपए की और वो ऑयल सप्लाई करेगा, ठीक। आफ्टरवर्ड्स बी बिकम्स एम्बरेस्ड, अर्थात देखो
ए ने तो सर गारंटी दी है और सी को दी है, सी बी को ऑयल सप्लाई करेगा, ठीक है। अब बी की फाइनेंशियल पोजीशन खराब हो गई, फाइनेंशियल पोजीशन डिटीरियोरेट हो गई, एम्ब्रेस्ड हो गया, और ए से पूछा ही नहीं इन्होंने, और बी और सी ने आपस में एग्रीमेंट करके ये कर लिया कि रेडी मनी, मतलब पैसे दो माल ले जाओ, जबकि वो गारंटी। तो दिस इज चेंज इन टर्म्स, वेरिएशन इन द कॉन्ट्रैक्ट बाय डेटर एंड क्रेडिटर विदाउट कंसेंट और श्योरिटी विल डिस्चार्ज। कैसा भी वेरिएशन हो मुझे नहीं पता। नेक्स्ट सर 5 लाख रुपए इसने उधार दिए 1 मार्च को, ध्यान से देखना डेट का खेल है इसमें। ए गारंटीज रीपेमेंट, और उसने 1 जनवरी को पैसा दे दिया, 2 महीने पहले दे दिया, गया कॉन्ट्रैक्ट वेरिएशन हो गया, ये ए इज डिस्चार्ज। सर क्योंकि आपने 1 मार्च से पहले पैसे क्यों दिए, मतलब वेरिएशन नहीं होना चाहिए। ए बी सी करके मत घूमो, डेटर और क्रेडिटर आपसी सहमति से अगर कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स बदल लेंगे और श्योरिटी से नहीं पूछेंगे तो श्योरिटी निकल लेगा मतलब डिस्चार्ज हो जाएगा, ठीक। बच्चों एक केस दिया है वेरिएशन जो सब्सटेंशियल नहीं है या मटेरियल नहीं है या जो श्योरिटी के लिए बेनिफिशियल है, उससे श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होगा। और इस केस में देखिए थॉमको बैंक लिमिटेड है और 25,000 रुपए की लोन की गारंटी दी, बाद में बैंक ने डेटर को सिर्फ 20,000 रुपए दिए, 25 दिए ही नहीं, तो उसकी गारंटी भी कम हो गई। तो ये तो उसके लिए फायदे की चीज हो गई ना, मैं 25,000 की गारंटी दे रहा हूँ, बैंक ने लोन ही 20 का दिया। तो यहाँ पर कोर्ट ने ये कहा कि भाई ये वेरिएशन मटेरियल नहीं है और ये वेरिएशन तुम्हारे बेनिफिट के लिए है, श्योरिटी के। सो इन दिस केस द श्योरिटी वुड नॉट बी डिस्चार्ज्ड, श्योरिटी विल बी लायबल। तो ये सर स्टोरी थी कि अगर वेरिएशन होगा तो जो हमारा श्योरिटी है वो डिस्चार्ज हो जाएगा, ठीक। सर रिलीज और डिस्चार्ज ऑफ प्रिंसिपल डेटर, अगला पॉइंट है सेक्शन 134 है बेटा, और रिलीज या डिस्चार्ज ऑफ प्रिंसिपल डेटर विल डिस्चार्ज द श्योरिटी। तो दिस इज कंडक्ट ऑफ क्रेडिटर ना, ये भी क्रेडिटर का कंडक्ट था। अब उसने उसे रिलीज कर दिया, तो बाय एन एक्शन और ओमिशन, दोनों तरीके से हो सकता है, एक्ट से भी हो सकता है, ओमिशन से भी हो सकता है। मतलब बेटा ये कि सपोज करो डेटर ने क्रेडिटर से कॉन्ट्रैक्ट करा और उसे डिस्चार्ज कर दिया, उसको रिलीज कर दिया। सर क्रेडिटर ऑलवेज हैज द राइट टू रिलीज द डेटर। भाई मान लो मुझे आपसे पेमेंट लेना है, तो मेरा ये अधिकार हमेशा है कि मैं आपको रिलीज कर दूं, छोड़ दूं कि चलो मत तो छोड़ो, हटाओ। इट्स जस्ट लाइक वो बाऊजी जा सिमरन, तो बाऊजी हैज द राइट टू रिलीज सिमरन एट एनी टाइम, जस्ट ऐसा ही एग्जांपल है, उसको छोड़ो तो रिलीज कर सकते अपन। अब क्रेडिटर ने डेटर को रिलीज कर दिया, सर यही मान लो एग्जांपल है, ये क्रेडिटर है ये डेटर है, और इनने इसको रिलीज कर दिया। कैसे रिलीज कर दिया? कॉन्ट्रैक्ट से एग्रीमेंट करके छोड़ दिया, तो ये भी रिलीज हो जाएगा क्योंकि लायबिलिटी को एक्सटेंसिव है, वो रूल भी आएगा। दूसरी ओर मान लो इसने कुछ ऐसा काम किया या करना था नहीं करा, जिसकी वजह से ये डिस्चार्ज हो गया ऑटोमेटिक, ओमिशन की वजह से। गलती किसकी है? क्रेडिटर की। तो श्योरिटी विल डिस्चार्ज इन बोथ केसेस। देखिए इसमें ये समझ लीजिए कि अगर क्रेडिटर उसको रिलीज नहीं करेगा डेटर को, ठीक है, और मुकदमा भी नहीं करेगा तो श्योरिटी लायबल है। लेकिन अगर रिलीज कर दिया, दैट इज डेटर की लायबिलिटी ही खत्म हो गई, तो फिर श्योरिटी लायबल नहीं होगा।
तो रिलीज नहीं करना है, डिस्चार्ज नहीं करना है, उसको मुक्त नहीं करना है, आजाद नहीं करना है। तो लिखा है श्योरिटी इज डिस्चार्ज इफ क्रेडिटर एंटर्स इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट विद डेटर बाय विच डेटर इज रिलीज्ड, उसने डेटर को छोड़ दिया, या डज एनी एक्ट और ओमिशन लीगल कॉन्सिक्वेंसेस डिस्चार्ज ऑफ डेटर। तो इन बोथ केसेस डेटर इज बीइंग डिस्चार्ज एंड व्हेन डेटर इज डिस्चार्ज द श्योरिटी इज ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज। तो सर जी इसमें ऐसे ही एक एग्जांपल है कि उसने टिम्बर सप्लाई करनी थी क्रेडिटर ने, क्रेडिटर ने डेटर को टिम्बर नहीं दी, तो डेटर वैसे ही डिस्चार्ज हो गया। सर अगर मेरा आपका कॉन्ट्रैक्ट हो, आप कोई काम करोगे, रॉ मटेरियल मैंने देना है, अब मैं रॉ मटेरियल ही नहीं दे रहा हूं, तो यू आर डिस्चार्ज्ड। तो जो आपका श्योरिटी होगा वो भी आपके साथ में डिस्चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो रिलीज या डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी would release or discharge of debtor would amount to release or discharge of surety, right? Next is section 135. सर अब क्या हो रहा है यहाँ पे कंपाउंडिंग हो रही है, या फिर वो उससे ये तय कर रहा है कि वो उसको सूट फाइल नहीं करेगा, और या फिर वो उसको सर जी फर्दर टाइम दे रहा है। तो देखिए इसमें 3 पॉइंट्स हैं। क्रेडिटर कंपाउंड्स विद डेटर, नंबर 2 क्रेडिटर अलाउज फर्दर टाइम टू डेटर। जरूर लिखूंगा मैं, मानूंगा ही नहीं बेटा। तो अगर क्रेडिटर उससे कंपाउंडिंग कर लेता है, या उसको फर्दर टाइम दे देता है, या क्रेडिटर एग्रीज विद डेटर दैट ही विल नॉट स्यू, तो ये तीनों चीजें डेटर को श्योरिटी को डिस्चार्ज कर दी। सर ये हेडिंग है, देखिए लिखा है डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी व्हेन क्रेडिटर कंपाउंड्स विद ऑब्वियसली डेटर, गिव्स टाइम टू, उसको टाइम देता है और टाइम दे दिया, और नॉट टू स्यू, और एग्रीज नॉट टू स्यू, या ये तय करता है मुकदमा नहीं करेगा, विद प्रिंसिपल डेटर। तीनों जगह डेटर होना जरूरी है, ये एग्रीमेंट डेटर के साथ होना चाहिए। अगर क्रेडिटर फर्दर टाइम किसी और को दे रहा है तो श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होगा। अगर क्रेडिटर किसी थर्ड पार्टी से एग्रीमेंट कर रहा है तो श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होगा। तो देखिए उसके बाद लिखा है कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन क्रेडिटर एंड डेटर by which creditor makes a composition, number 1, composition, compounding is the same thing, or promises to give time, or promises not to sue the debtor, discharges the surety unless surety consents for that, ठीक है। अब 1 2 3 करके पॉइंट्स आगे बच्चों। पहला है कंपोजिशन। तो अगर क्रेडिटर डेटर से कंपाउंडिंग करता है, कंपोजिशन करता है, कंपाउंडिंग क्या होती है? सेटलमेंट कर लिया, मुझे आपसे 10 लाख रुपए लेने हैं, आप दे नहीं पा रहे हो, बड़ी लड़ाई झगड़ा वो सब चल रहा है। एक दिन आपने कहा कि भाई ऐसा है 8 लाख रुपए ले लो और टॉपिक खत्म करो, ये होती कंपाउंडिंग। मैंने भी सोचा, बहुत सोचा कि यार 8 लाख ले ही लो इससे, नहीं तो जो मिल रहा है उसमें भी दिक्कत लग रही है। जैसे माल्या साहब पैसे दे रहे थे स्टेट बैंक को, इतने ले लो खत्म करो। SBI अड़ाना हमें पूरे चाहिए, वो भी नहीं मिला, माल्या भाग गया। तो कंपाउंडिंग कर ली क्रेडिटर ने डेटर से, तो डेटर तो डिस्चार्ज हो गया ना, ये तो डिस्चार्ज हो जाएगा, और श्योरिटी निकल लिया। सर यू कैन नॉट कंपाउंड। अब ये कह रहा है 10 में से 8 दे दो, 2 मैं श्योरिटी से ले लूंगा ना, क्योंकि 8 लाख लेके इनने उसे डिस्चार्ज कर दिया। अगर ये मानता है नहीं और कहता है 8 दे जाओ लेकिन 2 का मेरा क्लेम रहेगा, तो कंपाउंडिंग नहीं हुई। कंपाउंडिंग तो होता है समझौता कर लेना। वो 8 लाख दे इस शर्त पे रहा है कि तुम 2 छोड़ दो, तो श्योरिटी से भी नहीं मांग सकते। दूसरा, प्रॉमिस टू गिव टाइम।
सर अगर क्रेडिटर फर्दर टाइम अलाउ करता है डेटर को फॉर पेमेंट, तो व्हेन द टाइम फॉर पेमेंट आया और श्योरिटी हैज राइट टू रिक्वायर द डेटर टू पे ऑफ द डेट, राइट, इट इज वन ऑफ द ड्यूरिटीज नॉट टू अलाउ डेटर मोर टाइम फॉर पेमेंट। तो अगर क्रेडिटर ने डेटर को फर्दर टाइम दे दिया तो श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा। इसमें एक बात समझ लो, डेटर को देगा तो श्योरिटी डिस्चार्ज होगा। अब मान लो एक क्रेडिटर है, ठीक है, एक हमारा डेटर है, और श्योरिटी तो है ही है, क्रेडिटर है, डेटर है, और इन सब का एक श्योरिटी है पूरी कहानी का। इसके अलावा यहां पे वी हैव ए कलेक्शन एजेंट, एजेंट फॉर कलेक्शन। अमाउंट ड्यू हुई, इसकी लाइबिलिटी है टू पे। क्रेडिटर ने इसको बोला कि यार इसको 2 महीने और दे दो। क्रेडिटर ने एजेंट से कहा कि 2 महीने का टाइम और दे दो, तो इससे तो एग्रीमेंट नहीं हुआ ना, दिस वुड नॉट डिस्चार्ज श्योरिटी। इस केस में श्योरिटी विल रिमेन लायबल। लेकिन अगर यही 2 महीने फर्दर टाइम का कॉन्ट्रैक्ट इससे कर लेगा तो दिस वुड डिस्चार्ज श्योरिटी। तो ये बहुत ध्यान से देखना है। और प्रोमिसेस नॉट टू स्यू, थर्ड पॉइंट है बेटा। तो इफ क्रेडिटर अंडर एग्रीमेंट बिटवीन डेटर विद डेटर प्रोमिसेस नॉट टू स्यू हिम, उसने ये तय कर लिया कि मैं तेरे पे सूट फाइल नहीं करूंगा, तो डेटर डिस्चार्ज हो गया, श्योरिटी भी डिस्चार्ज हो गया, क्योंकि सर जी को एक्सटेंसिव है। तो प्रॉमिस नॉट टू स्यू, ठीक है, लेकिन इसमें भी देखिए समझ लीजिए, जैसे मैंने इसका एक्सेप्शन बताया, एक्सेप्शन नहीं, एक्चुअली दिस इज डिफरेंट सिचुएशन, यू मस्ट बी क्लियर। कई बार क्या होता है हम इसमें और इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। अरे बेटा वो सिचुएशन ही अलग है। आप कह रहे हो, आप तो कह रहे हो टाइम देगा डिस्चार्ज हो जाएगा श्योरिटी। टाइम अगर डेटर को देगा तो श्योरिटी डिस्चार्ज होगा। ऐसे अगर उसने उससे तय कर लिया कि ही विल नॉट स्यू तो भी डिस्चार्ज हो जाएगा। लेकिन ये तय नहीं करा है, बट मुकदमा भी नहीं करा है, तो श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होगा। ये हमने पहले, दैट इज फोरबियरेंस। फोरबियरेंस के केस में डिस्चार्ज नहीं होगा। मुकदमा नहीं कर रहा है, उसने श्योरिटी को कह दिया मैं नहीं करूंगा डेटर पे मुकदमा, तो भी श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होगा। बट अगर उसने डेटर से तय कर लिया, एग्रीमेंट कर लिया दैट ही विल नॉट स्यू द डेटर, तो माई श्योरिटी वुड बी डिस्चार्ज्ड। तो कहानी इस तरीके से चल रही है बच्चों। चलिए अगली हेडिंग है केसेस ऑफ नॉट डिस्चार्ज। कब डिस्चार्ज नहीं होगा? सर अभी हम लोग डिस्चार्ज ही पढ़ रहे हैं और आपने देखा कि लंबी हेडिंग है। नाउ केसेस व्हेन श्योरिटी इज नॉट डिस्चार्ज्ड। तो बेटा एक पॉइंट तो ये था, इफ क्रेडिटर एग्रीज विद थर्ड पार्टी टू अलाउ फर्दर टाइम। ठीक, अभी यही तो समझा रहा था, एजेंट को उसने कहा कि और टाइम दे दो, तो इससे डिस्चार्ज नहीं होगा। इफ क्रेडिटर डज नॉट स्यू द डेटर, उसने उस पर सूट फाइल, दिस इज कॉल्ड फोरबियरेंस। डिस्चार्ज नहीं कर रहा है, मुकदमा भी नहीं कर रहा है, तो इन दैट केस क्या होगा? श्योरिटी की लाइबिलिटी विल कंटिन्यू। तो क्रेडिटर्स फोरबियरेंस टू स्यू डज नॉट डिस्चार्ज श्योरिटी। तो ये दो चीजें हैं बच्चों, और इस प्रकार से श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होगा। ठीक, ये मैंने आपसे पहले भी डिस्कस कर लिया बेटा। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी बाय एक्ट और ओमिशन इम्पेयरिंग श्योरिटीज रिमेडी। सेक्शन 139 है। तो कंडक्ट ऑफ क्रेडिटर में, तो देखिए इसको क्या है। सो देखिए द नेक्स्ट इज 139 कि जहां पे क्रेडिटर डज समथिंग और ही डज ओमिट्स, दैट इज उससे कोई ओमिशन हो जाता है,
सेक्शन 139 इसी में कंटिन्यूड है कि बाई एन एक्ट ऑफ क्रेडिटर और हिज omission remedy of surety impairs. तो surety is discharged to that extent. क्या है सर ये? देखिए, श्योरिटी के राइट्स हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे और वन ऑफ द राइट ऑफ द श्योरिटी इज कि जब वो पेमेंट कर देगा श्योरिटी, पहले तो डेटर डिफॉल्ट करेगा एंड इन केस ऑफ डिफॉल्ट ऑफ डेटर श्योरिटी विल मेक द पेमेंट. अब जब श्योरिटी पेमेंट कर देगा तो श्योरिटी विल एंटर इन द शूज ऑफ द क्रेडिटर, यानी जो राइट्स क्रेडिटर के थे वो श्योरिटी के हो जाएंगे. ये हम आगे बढ़ेंगे. इससे यहां क्या लिंक है सर? अगर क्रेडिटर के किसी एक्ट से या किसी ओमिशन से श्योरिटी का जो रिमेडी है, मतलब श्योरिटी है सर्टेन राइट अगेंस्ट द डेटर और किसी वजह से वो राइट खत्म हो जाता है, श्योरिटी की रिमेडी इंपेयर हो जाती है. तो अगर श्योरिटी की रिमेडी इंपेयर हो जाएगी तो श्योरिटी टू दैट एक्सटेंट डिस्चार्ज हो जाएगी. देखिए लिखा है इफ क्रेडिटर डज एनी एक्ट विच इज इनकंसिस्टेंट विद द राइट्स ऑफ श्योरिटी, श्योरिटी का राइट गड़बड़ हो रहा है और ओमिट्स टू डू एनी एक्ट, क्रेडिटर को कुछ करना चाहिए था उसने नहीं किया, which is duty to surety requires him to do so, and eventual remedy of surety against debtor is impaired, तो surety discharge हो जाएगा. It is plain duty of creditor not to do anything inconsistent with the rights of surety. क्रेडिटर को ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए जिससे श्योरिटी के अधिकार खत्म हो, और श्योरिटी इज एंटाइटल्ड आफ्टर पेइंग ऑफ to indemnity from the debtor. If creditor act or omission deprives the surety of the benefit of this remedy, तो surety discharge हो जाएगा. एग्जाम्पल देखिए, समझ में आएगा इससे आपको. बैंक ने लोन दिया, ठीक है, डेटर हो गया बोरोवर, बैंक हो गया क्रेडिटर, और लोन की सिक्योरिटी थी स्टॉक, स्टॉक की सिक्योरिटी पे लोन दिया, गारंटी भी थी. अब बैंक की निग्लिजेंस से स्टॉक लॉस्ट हो गया, तो ये राइट देखिए श्योरिटी का नुकसान हुआ, तो जितना स्टॉक का लॉस हुआ बेटा सॉरी उतना जो श्योरिटी है वो डिस्चार्ज हो जाएगा. ऐसे ही एग्जांपल दिया हुआ है कि बी कॉन्ट्रैक्ट्स टू बिल्ड ए शिप फॉर अ गिवन सम, जो कि इंस्टॉलमेंट पे पेमेंट होगा, ए श्योरिटी है. अब उसने 2 इंस्टॉलमेंट प्रीपे कर दी, पहले दे दी, तो ए इज डिस्चार्ज बाई प्रीपेमेंट. ये एक प्रकार से वेरिएशन हो गया और श्योरिटी का राइट देखिए कम हो गया, क्योंकि अब श्योरिटी वसूल नहीं कर पाएगा अमाउंट, बिकॉज प्रीपेमेंट हो गया. तो ऐसी सिचुएशन में जहां पर क्रेडिटर के किसी एक्ट से या क्रेडिटर के द्वारा ओमिशन करने से श्योरिटी के राइट्स रिड्यूस हो रहे हैं, श्योरिटी की रिमेडी इंपेयर हो रही है, तो वहां पर हमारा श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा. सर ऐसे दूसरा पॉइंट है कि अप्रेंटिस मतलब एम्प्लॉई है, ट्रेनिंग पे रखा है, और कंडीशन ये कि एटलीस्ट वंस ए मंथ वो उस कैश को चेक कर ले, बी ओमिट्स टू सी, वो चेकिंग नहीं करता है, और एम्बेजलमेंट तो डिस्चार्ज, क्योंकि उसके ओमिशन से श्योरिटी की रिमेडी इंपेयर. ठीक है बच्चों, तो ये हमारा था मेन, जहां पे कंडक्ट ऑफ क्रेडिटर वेरिएशन के द्वारा डेटर को अगर वो रिलीज कर लेगा, डेटर से कंपाउंडिंग करेगा, डेटर को टाइम अलाउ करेगा, या डेटर से ये एग्री करेगा कि स्यू नहीं करेगा,
और या फिर क्रेडिटर के किसी एक्ट की वजह से या ओमिशन की वजह से जो है श्योरिटी की रिमेडी इंपेयर हो रही है, तो ऑल दीज केसेस विल डिस्चार्ज द श्योरिटी। लास्ट हेडिंग है इनवैलिडेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो इनवैलिडेशन में देखिए मिस रिप्रेजेंटेशन हैगा, ये हमने पहले भी पढ़ा था। मिस रिप्रेजेंटेशन बाय क्रेडिटर, ऐसी कंसीलमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट बाय क्रेडिटर, ठीक। और सर जी को श्योरिटी फेल्स टू जॉइन, ये तीनों पॉइंट हमारे पहले के पढ़े हुए हैं, फिर भी दोबारा से आ रहे हैं तो एक बार फिर से देख लेंगे, कोई बात नहीं। सेक्शन 142, 143, 144 क्या है सर जी? पहला पॉइंट है कि अगर गारंटी हैज बीन ऑब्टेन्ड बाय मिस रिप्रेजेंटेशन, मिस रिप्रेजेंटेशन के द्वारा गारंटी ऑब्टेन हुई, तो ये तो धोखाधड़ी का केस हो गया, कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल हो जाता था, तो यहां पे श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मिस रिप्रेजेंटेशन या तो क्रेडिटर द्वारा हो या कोई और करे विद द कंसेंट, मतलब क्रेडिटर उसमें उसका हाथ होना चाहिए। तो एनी गारंटी विच हैज बीन ऑब्टेन्ड बाय मिस रिप्रेजेंटेशन, मिस रिप्रेजेंटेशन भी किसने किया? मेड बाय क्रेडिटर और विद हिज नॉलेज एंड एसेट, तो गारंटी इनवैलिड हो गई। ऐसे अगला पॉइंट है कि साइलेंस रखता है, क्रेडिटर इज साइलेंट, कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट हो गया ये। और कीपिंग साइलेंस एज टू मटेरियल सर्कमस्टांसेस, क्रेडिटर करेगा, तो ए एग्रीज एज क्लर्क, ठीक है सर। ये पुराना एग्जांपल है कि एम्प्लॉय ने बेईमानी करी और उस बेईमानी को उसके बाद हमारा क्रेडिटर कहता है निकल लो, वो कह रहा गारंटी दे दूं, तो श्योरिटी को जरा ये तो बता दो कि ये व्यक्ति पहले भी बेईमानी कर चुका है, तो दिस इज कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट। सर ऐसे ही 2 लाख रुपए की गारंटी हुई, बी और सी है प्राइवेटली एग्रीड कि वो 5,000 रुपए बियॉन्ड मार्केट प्राइस देगा फॉर लिक्विडेशन ऑफ ओल्ड डेट, कोई पुराना डेट भी चल रहा है उसका भी 5,000 और देगा, तो ये क्या है सर? कंसीलमेंट कर लिया इसने, क्रेडिटर ने। और लास्ट पॉइंट है कि जहां पे गारंटी इस शर्त पे हुई है, इस कंडीशन पे हुई है that other person will join as co-surety and subsequently that other person fails to join, तो जिसकी गारंटी हो गई वो भी इनवैलिड हो जाएगी। तो बच्चों ये सिचुएशंस हैं जहां पर श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा और श्योरिटी की लाइबिलिटी नहीं होगी। तो क्या क्या सिचुएशंस थी सर जी? मेनली उसमें 3 पॉइंट्स मेन हेडिंग्स है। और सर बाय रिवोकेशन, बाय कंडक्ट ऑफ क्रेडिटर और बाय इनवैलिडेशन। तो कुछ सिचुएशंस में रिवोकेशन हो सकता है, कंटिन्यूइंग गारंटी कभी भी रिवोक हो सकती है फॉर फ्यूचर, स्पेसिफिक गारंटी रिवोक हो सकती है बिफोर लाइबिलिटी हैज अराइजन। डेथ के केस में ऑटोमेटिक रिवोकेशन माना जाएगा और गारंटी खत्म हो जाएगी। नोवेशन से भी रिवोक हो जाता है। क्रेडिटर डेटर आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर लें, ये सब क्रेडिटर डेटर के, जिसमें कि टर्म्स का वेरिएशन हो जाए या डेटर डिस्चार्ज हो जाए बाय एनी एक्ट और ओमिशन, कंपाउंडिंग कर लें फर्दर टाइम, लेकिन क्रेडिटर डेटर का कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। और इन केसेस में आप देख रहे हो कि इनवैलिड हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट अगर गारंटी मिस रिप्रेजेंटेशन से ऑब्टेन करी है या कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट है या फिर को श्योरिटी फेल्स टू ज्वाइन, राइट। तो कुछ चीजें पहले की पढ़ी हुई थी, कुछ अभी हमने पढ़ ली। तो ये था टोटल डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी, लंबी कहानी थी।
अगली हेडिंग है बेटा राइट्स ऑफ श्योरिटी, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। फिलहाल इतना ही, अगली मुलाकात होती है अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।